खाते हैं वही जो होता है सही। जी हाँ, कई वेबसाइटों के भ्रामक खबर से झारखंड बेहाल रहा, लेकिन दृष्टि नाउ ने आपको भ्रामक खबर नहीं दिखाया, क्योंकि ये कोरोना वायरस के साथ साथ आम जनता के मन में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाता। दरअसल कोरोना वैक्सीन लेने के एक दिन बाद एक स्वास्थ्यकर्मी की मौत हो गई। स्वास्थ्यकर्मी मुन्नू पाहन के परिजनों का आरोप है कि मुन्नू को कोई बीमारी नहीं थी। 1 फरवरी को दोपहर बाद वैक्सीन लिया था, जिसकी मौत कल रात को हो गई। डेथ हो गया है, लेकिन किस कारण हुआ वो हमको नहीं मालूम। कोविड-19 का इंजेक्शन 1 तारीख को लगा था और वो ड्यूटी आवर में ही थे। फिर 2 तारीख को ड्यूटी आए। ड्यूटी के बाद लगभग 7 बजे घर जाते हैं शाम को। 7:30 बजे खाना खाए। टॉयलेट करने के लिए बाहर निकल रहे थे, वो गिर गए। वही दौरान हम लोग हॉस्पिटल लाए। हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में, इमरजेंसी जो है वहाँ डॉक्टर देखे तो मृत्यु घोषित कर दिया। नहीं, मेदांता के स्टाफ है वो। हाँ, मेदांता में से पढ़ा। 1 तारीख को पढ़ा है सेकेंड टाइम। कुछ नहीं हुआ था। 1 तारीख को वैक्सीन लिए और 2 तारीख को इनके साथ दुर्घटना हो गया। इनको पहले से कोई बीमारी नहीं था, तो हम लोग को शक है कि ये कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है या कोई साइड इफेक्ट हो गया है, इसलिए हम लोग इसका गहन जांच करवा रहे हैं। हालांकि अब पोस्टमार्टम के प्रारंभिक रिपोर्ट में मृतक मुन्नू पाहन को हृदय के आघात से मौत सामने आई है। इस बात को रांची के सिविल सर्जन ने बताया है। वैसे अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक 1 फरवरी को मुन्नू पाहन ने कोविशील्ड वैक्सीन लिया था। मृतक मुन्नू पाहन रांची शहर से सटे और मांझी प्रखंड के कोयारी गांव का रहने वाला था। मुन्नू पाहन मुंडा के पोस्टमार्टम के प्रारंभिक रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि इसकी मृत्यु की सबसे अधिक संभावना हृदय से संबंधित कोई बीमारी है, न कि कोरोना वैक्सीनेशन से उत्पन्न कोई जटिलता। स्टैंड लेनी चाहिए, क्योंकि जो छात्र मेहनत किया था और मेहनत और परिश्रम के बाद लड़कों ने जो पास किया, आज तो उनके लिए उनके सामने तो कई प्रकार की संकटें होगी, क्योंकि एक तो एज का भी सवाल होगा उनके सामने। और दूसरी बात तो मैं कहूँगा कि जो शेड्यूल्ड एरिया के बारे में जो उन्होंने सरकार ने जो पूर्व की सरकार ने जो निर्णय ली थी, रघुवर दास जी की सरकार ने निर्णय ली थी, तो मुझे लगता है कि सरकार को उस पर स्टैंड लेनी चाहिए था। अगर सरकार को जरूरत होता तो भारत का जो संविधान है, आर्टिकल 16(3) में ये प्रावधान है, सरकार चाहे तो किसी भी क्षेत्र के लिए किसी भी प्रकार की जॉब को वहाँ के लोगों के लिए वो रिजर्व कर सकता है। तो उनको अगर दिक्कत आ रही थी कि हाईकोर्ट ने निर्णय लिया, तो फिर विधानसभा में फिर उस बिल को ले आते और फिर भारत सरकार को भेजते, ताकि उसको पार्लियामेंट से कम अगले 10, 15, 20 साल के लिए उसको कानून बनाया जाता। लेकिन हमें लगता है कि सरकार, चूँकि उस क्षेत्र में तो सबसे अधिक लाभ आदिवासी को ही मिलता, क्योंकि उन शेड्यूल एरिया में सबसे अधिक जो पॉपुलेशन है ट्राइबल की है, ओबीसी की है, गुमला है, सिमडेगा है, चाईबासा है, इन सारे इलाकों में अगर आप देखें तो 60-70% आबादी ट्राइबल की है। इसके बाद अनुसूचित जाति की है, ओबीसी की है। अगर 3rd और 4th ग्रेड की सर्विस को उन क्षेत्र के लोगों के लिए अगर पिछली सरकार ने रिजर्व किया था, तो मैं कह सकता हूं कि कोई गलत नहीं किया था रघुवर दास जी ने। हेमंत सोरेन जी को अगर हाईकोर्ट का जब जजमेंट आया था, तो फिर उनको विधानसभा में बिल लेकर के आना चाहिए था और विधानसभा में पारित करके भारत सरकार को भेजा जाता और फिर पार्लियामेंट से उसको पारित करा करके उन क्षेत्रों के लोगों के लिए उसको जॉब को सुनिश्चित कराया जाता। तो मुझे लगता है कि आज जो राज्य सरकार है, उससे स्पष्ट हो गया कि वो जो अपने को कहता है कि भाई हम झारखंडियों की सरकार है, लेकिन लगता है कि ये बातें करती है बड़ी बड़ी, लेकिन वास्तव में आदिवासी है, दलित है, ये जो पिछड़ी है, कमज़ोर तबके के लोग हैं, उनके वो हितैषी वो गवर्नमेंट नहीं है। 4 साल 7 महीने उम्र छूट मिली है।
कितना फ़ायदा होगा और ये निर्णय किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, पहली बात तो विगत 20 सालों में ये राज लगता है उल्टा पांव चल रहा था। ना राह ना मंजिल, बस चलते जाना है, यही हाल था। हम राह भी बना रहे हैं, मंजिल भी सुनिश्चित कर रहे हैं। जेपीएससी को पहली बार अपनी नियमावली मिली है 50-51 के बाद। 2016 में आखिरी जेपीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। इस पर और इस हालात में राज्य के जो पढ़े लिखे नौजवानों की क्या दुर्गति हुई है वो किसी से छुपी नहीं, और इसको लेकर हमने जो बेहतर प्रयास करने का हमारे पास फार्मूला था वो हमने प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि इसका लाभ और जो हमारी सोच है, हमारा जो उद्देश्य है कि उसका लाभ अधिक से अधिक पढ़े लिखे नौजवानों को मिले। और मेरी शुभकामनाएं हैं उन लोगों के लिए जो लोग जेपीएससी में अपना किस्मत आजमाते हैं, और निश्चित रूप से उन सबको इसका लाभ मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभी हम दोनों ने यहाँ पे डीसी साहब और मैंने खुद यहाँ पे वैक्सीन लिया है, और वैक्सीन लिए में काफ़ी देर हो गया है। इनफैक्ट कि अभी हम लोग को एहसास भी नहीं हो रहा है कि पेनलेस ये इंजेक्शन है। और मैं आह्वान करता हूँ अपने समस्त कोरोना वॉरियर्स से जो के फ्रंट पे काम कर रहे हैं कि बहुत वो पॉजिटिव वे से इसको लें, और बहुत ही अभी तक का जो एक्सपेरिमेंट है काफ़ी सेफ एंड सिक्योर है। इससे पहले आप जानते होंगे कि मेरी भी डॉक्टर है, वो ऑलरेडी ले चुकी है, तो मैं देख चुका हूँ कि बहुत ही सेफ, सिक्योर और भी निहायत आवश्यक है कोरोना फ्रंटियर्स के लिए। तो हम सभी आह्वान करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग समाज सेवा में लगे हुए हैं पहले अपने आप को सुरक्षित करें, फिर अपने नए जोश खरोश के साथ अपने सेवा के साथ समाज के लिए लगे रहें। ठीक है। रांची के अल्बर्टिका चौक के समीप सरेआम छेड़खानी का मामला सामने आया है। अल्बर्टिका चौक के पास खरीदारी कर रही दो युवतियों के साथ एक युवक ने छेड़खानी की, जिसके बाद दोनों युवतियों ने इसका विरोध किया। मामला बढ़ता देख लोगों की वहां भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसके बाद तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और उस युवक को हिरासत में ले लिया और कोतवाली थाना ले गए, जहां युवक से पूछताछ हो रही है। वहीं दोनों युवतियों ने बताया कि एक कपड़े की दुकान में खरीदारी करने के दौरान एक युवक उनके पास आया और पहले तो वह गंदी बात करने लगा, फिर दोनों युवतियों के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। ऊपर से जब हम लोग बोलने लगे कि पीछे क्यों पड़े हो इस तरह से, तब भी पीछे लग रहा है। कभी कांच खरीद के लेके दे रहा है, सूट खरीद रहे हैं तो बोलता है कि नहीं साड़ी खरीदो, मेरी माँ जब देखने जाएगी तो फिर क्या बोलेगी, इस तरह से। पहचानती नहीं थी? हम लोग नहीं पहचानते हैं, हम लोग नहीं पहचानते हैं। हम लोग बोले कि आप जाइए, अभी हम लोग नई बात करना चाहते हैं और अपना शकल सूरत ठीक करिए, उसके बाद हम लोग को पसंद करिएगा करके। तो हम बोले कि वो बोलने लगा कि हमको अच्छी लगने लगी है। मेरे और एक सहेली है, उसको बोली कि वो हमको अच्छी लगने लगी है। ठीक है जी। मैं कोई कार्यक्रम में आया था अपना क्षेत्र भ्रमण में जी, और जाते वक्त मैंने चाहा कि कुछ गाड़ी को रोक करके ये जो गाड़ी खड़ी थी जी जी, मैंने पूछा कि ड्राइवर लोगों को ये कहाँ की गाड़ी है? बोला कि बिहार की गाड़ी है। बोले कि तेरे हाथ में चालान है? चालान नहीं है। हमने ये भी पूछा कि किस बैंक से आप लोग इतना गाड़ी में लोड करके ला रहे हो, किस बैंक से ला रहे हो, किसका क्रेशर है? बोले कि नहीं यहाँ हमको कोई पता नहीं है। तब हमको लगा कि ये डाउट,
मैंने सोचा ये इसका मतलब है ये इलीगल जा रहा है। और जब इलीगल जा रहा है झारखंड से बिहार, तो झारखंड सरकार को तो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। जी बिल्कुल। तो फिर हमने रुकते रुकते चलते 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 हमको लगता है 75-100 गाड़ी का हमने निरीक्षण किया, एक भी गाड़ी में चालान नहीं था। और न कोई बता पा रहा है। और 90% गाड़ी बिहार की गाड़ी है। तो मेरे को लगता है बिहार का यहाँ ससुराल है न का, फ्री में माल जा रहा है, दामाद दे रहा है, ऐसा थोड़े होता है। तो फिर हमने प्रयास किया कि कौन ओनर है, किस बैंक से, किसके क्रेशर जा रहा है, लेकिन किसी ने नहीं बताया। बोलता कि सर ऐसे ही होता है। हम बोले ऐसे ही होता है तो ठीक है। तो ऐसे ही होता है। तब फिर हमने कहा कि ये हम जब यहाँ के मेंबर ऑफ असेंबली हैं। अच्छा, ये आपका क्षेत्र पड़ता है? ये मेरा क्षेत्र है। अच्छा अच्छा। और हमने कहा कि अगर मेरे जीते जिंदगी मेरे नजर में ये झारखंड सरकार का इतना रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, तो चलो हम पता करते हैं। इसलिए हमने जाम किया। और हमने माइनिंग को भी फोन किया है जी। और मैंने डीसी को भी फोन किया। और अपना सिक्योरिटी के लिए हमने एसपी को फोन किया और डीएसपी को फोन किया, क्योंकि ये बॉर्डर है। जी बिल्कुल। आज हमें रात भर यहाँ रहना है। रात भर क्या, हमको 10 दिन 15 दिन महीना दिन अगर लगेगा तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ। जी जी। बट ये गवर्नमेंट को मैं रेवेन्यू का लॉस नहीं होने दूंगा किसी भी सूरत में। जी जी जी। आखिर कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है ये झारखंड का खुला खड़ छोड़ दिया है? इसका कोई माँ बाप है कि नहीं है? ये व्यवसाय करने वाले लोग, एक तो पहाड़िया का जमीन बर्बाद हो गया, जो विरासत में मिला था जल और जंगल जमीन बचाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। ये पहाड़ खत्म हो रहा है, कोई बात नहीं है, हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन रेवेन्यू का इतना लॉस कौन बर्दाश्त करे? झारखंड का गढ़वा जिला का स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस बार का मामला थोड़ा अलग है और ये सवाल भी उठाता है कि क्या स्वास्थ्य महकमा इसी तरह चलेगा। बात 5 वर्ष पहले 2013 की है, जहां बांधेकरण के बाद एक दाम्पत्य को फिर से संतान हो गया, जबकि दोनों पति पत्नी ने बांधेकरण कराया था। अब पीड़ित दाम्पत्य मुआवजे के लिए विभाग के पीछे पड़ गया है और उससे क्षतिपूर्ति के लिए 5 लाख चाहिए। इसके लिए उसने उपभोक्ता फोरम में प्राथमिकी भी दर्ज करा दी है। मामला मिराल प्रखंड का है, जहां मिराल निवासी सज्जाद अंसारी की पत्नी राशिदा का बांधेकरण ऑपरेशन मिराल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2013 में किया गया था। 2 वर्ष बाद सज्जाद ने भी अपनी नसबंदी करा ली थी। 5 वर्ष बाद राशिदा गर्भवती हो गई और सदर अस्पताल गढ़वा में पुत्र को जन्म दिया। दाम्पत्य को किसी ने यह कह दिया कि बांधेकरण ऑपरेशन असफल होने के बाद सरकार की ओर से मुआवजा देने का प्रावधान है। बस क्या था, पीड़ित परिवार इसके लिए स्वास्थ्य विभाग में आवेदन दिया। 2 वर्ष गुजर जाने के बाद भी मुआवजा नहीं मिला। निराश पीड़ित परिवार उपभोक्ता फोरम पहुंच गया और मिराल चिकित्सा पदाधिकारी और गढ़वा के एससीएमओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। राशिदा के पति सज्जाद अंसारी ने कहा कि चिकित्सा पदाधिकारी ने 2 लाख रुपए मुआवजा दिलाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला। इसके लिए उपभोक्ता फोरम में मुकदमा किया हूं। अब मुआवजा के रूप में 5 लाख रुपए लेंगे। पर ऑपरेशन हम रिया जे मने हमरा नहीं चाहिए। कै साल पहले ऑपरेशन भइल? कै साल 5 साल के बाद होइल बा लइका लइकी, तब हम अथी कैली। 2013 में 17/1/2013 ऑपरेशन करा दिए परिवार के। अब 2 साल के बाद हम भी हो गए। अब 5 साल के बाद बच्चा हमारा पैदा ले लिया। उसके लिए उसके कपड़ा, पढ़ाई लिखाई, पहनन ओढ़न के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, उसका घर दूरा के लिए हमको मुआवजा चाहिए। सरकार से हम मांगे थे, डॉक्टर साहब कहे थे मिराल हॉस्पिटल सदर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मिराल ने बोले थे कि आपको दे देंगे 2 लाख रुपया, आपको लिए उसका बच्चा को लिए जीवन पोषण हो जाएगा।
लेकिन जगह ज़मीन हम बेच के घर दूरा सब बेकार करके हम अपन बेटा को देखें और जो है सब परिवार को बचाए। अभी तक हम लोग स्वच्छ हैं। अब सरकार से मुआवजा चाहिए, इसलिए हम डॉक्टर पर केस किए हैं कि हमको वो देंगे। अब देंगे तो 5 लाख रुपया हमको देंगे। इस मामले में मेरठ प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा है कि मुआवजा के लिए आवश्यक दस्तावेज को रांची भेजा गया है। अभी तक मुआवजा की राशि प्राप्त नहीं हुई है, इसके लिए प्रयास जारी है। मुआवजा मिलते ही पीड़ित को दे दिया जाएगा। बीबी मेराल की एक महिला है जिसका 2013 में बंध्याकरण ऑपरेशन इसी संस्थान में हुआ था और जैसा कि हमको जानकारी मिली है कि 5 साल के बाद वो पुनः गर्भवती हो गई थी और एक मेल चाइल्ड जन्म लिया था। उसके बाद से चूँकि ये फेलियर का केस था इसलिए उन्होंने आवेदन दिया था कंपनसेशन के लिए। तो इस संबंध में जो भी प्रक्रिया अपनाना चाहिए था हमारे द्वारा हमने सब कुछ किया। जितना डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता थी उसको हम लोग सहयोग करते हुए हम लोग स्टेट तक पहुंचाए हैं, लेकिन अभी तक उसको कंपनसेशन मिल नहीं पाया है। ये स्थिति है। अभी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यथाशीघ्र उसको कंपनसेशन मिल जाए। गढ़वा स्वास्थ्य विभाग की ये लापरवाही कोई नई नहीं है। अब देखना होगा कि पीड़ित को मुआवजा कब तक मिलता है। जामताड़ा में अपराधियों ने एटीएम तोड़कर रुपए चुराने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। अपराधियों ने एटीएम में लगे एक मशीन को तोड़फोड़ किया, वहीं ड्यूटी पर तैनात गार्ड के साथ मारपीट भी की है। घटना जामताड़ा के व्यवहार न्यायालय के परिसर की है, जहां पर नया एटीएम मशीन लगाया गया। देर रात 5 की संख्या में ग्राहक बनकर पहुंचे लोगों ने एटीएम में कार्यरत गार्ड के साथ मारपीट की तथा बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर एटीएम लूटने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और वहां से भाग निकले। सायरन बजने पर पुलिस पहुंची। घायल एटीएम गार्ड को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अपराधियों ने एटीएम में लगे मशीनों को तोड़फोड़ कर नष्ट कर दिया है। इसका कोर्ट का जो गेट है उस साइड से एटीएम का उधर वाला गेट था, तो उसमें जा कर के हम पूरा उसको बजा रहे थे कि कोई हेल्प के लिए आएगा। लास्ट में कोई आवाज़ जब नहीं मिला तो हम धीरे धीरे मतलब आगे जा रहे थे। तब तक उधर से मेरा एक डिलीवर आ रहा था, वहाँ मेन ब्रांच में जो ड्यूटी करता है वही हमको पकड़ के वहाँ तक ले गया। उसके बाद पुलिस सब प्रशासन सब आ गए और इधर उधर दौड़ धूप भी हम लोग वो लोग गाड़ी में हमको बैठा के किया पूरा, लेकिन कोई और सुराग नहीं मिला सर। कितना बजे लगभग हुआ होगा और कितना लोग था टोटल? एटीएम में गया था 3 आदमी जिसको हम देखे थे। उसके बाद मेरा मुंह पूरा बांध दिया था। जब आँख खुला तो यहाँ पर जब देखे तो उस टाइम हमको 5 आदमी दिखाई दिया था। 5 आदमी दिखाई, सबका मास्क लगा हुआ था। सबके पास गन था? हाँ, सबके पास वो मतलब कट्टा होता है ना, वही सब था। फायद हमको उतना समझ में नहीं आ रहा था क्या है, लेकिन वो गने था। और उसके बाद हम चतरा में सक्रिय अफीम तस्करों के विरुद्ध सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीपीओ अविनाश कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर चतरा डोभी मुख्य मार्ग NH 99 पर स्थित लड़कुआ मोड़ इलाके से 1 किलो 800 ग्राम अवैध गीला अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर के पास से पुलिस ने बिना नंबर का हीरो HF डीलक्स बाइक भी जब्त किया है। सदर थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस से एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि चोरी से 2 तस्कर अफीम बेचने मोटरसाइकिल से चतरा की ओर आ रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सदर थाना प्रभारी को चतरा डोभी मुख्य मार्ग पर वाहन चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था। अभियान के दौरान ही एक तस्कर को चोरी के बाइक के साथ पकड़ा गया, जबकि दूसरा तस्कर पुलिस को देखकर जंगल का लाभ उठाते हुए भागने में सफल रहा। पुलिस अधीक्षक चतरा महोदय को गुप्त सूचना मिली थी कि अफीम का कुछ खेप जो है वो यहाँ पे बेचने की तैयारी चल रही है। इसको सत्यापित करते हुए थाना प्रभारी और हमारे नेतृत्व में एक टीम बनी। टीम ने
लड़कुआ मोड़ के पास से एक बिना नंबर के हीरो होंडा मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों को रोका गया। रोकने के क्रम में एक व्यक्ति भाग गया, एक को पकड़ा गया। वहाँ डिक्की से लगभग 1 किलो 800 ग्राम अफीम की बरामदगी हुई है। कांड दर्ज कर लिया गया है। आगे का ये न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का काम हम लोग कर रहे हैं। जोरी थाना के केशव यादव हैं एक जो गिरफ्तार हुए हैं, और एक अन्य व्यक्ति है जो इन्हीं का रिश्तेदार है, वो भागने में सफल रहे हैं। पुलिस उनको भी जल्द ही गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजेगी। ये लोग कहाँ से कहाँ लेके जा रहे थे सर? ये जोरी थाना से ये लोग अफीम लेकर के आए थे सदर थाना क्षेत्र में, और यहाँ पर बेचने की तैयारी चल रही थी। जिन्हें बेचने की तैयारी थी उनको भी हम लोग अनुसंधान के क्रम में ला करके उन पर भी कार्रवाई करेंगे। जमीन विवाद था, हम लोग को कोर्ट से जजमेंट मिला था, एसडीओ कोर्ट से। हम लोग का एक काम करवा रहे थे तो उन लोग बोला थाना वाला क्यों बंद करा था। हम बोले सर कुछ नोटिस वोटिस आया है क्या? बोला नहीं है। तो दिखा दे क्या? और दिखाने के क्या दिखा दिया, पापा को मारवा दिया हम लोग के सामने। उन लोग हरी हथियार लेकर के आया था, 1-1.5 घंटे पहले किया था। वहाँ पे आया तब पुलिस प्रशासन लोग आया था, सुबोध कुमार भेजा था किसको और सुबोध कुमार भी वही भेजे थे। भैया को पहले सुबोध कुमार फोन किए कि दिखा दे क्या होता है, और यही दिखा दिया, पापा का मर्डर करवा दिया। उनका फादर थे मुश्ताक अंसारी, शमीम अंसारी, हासिम अंसारी, नसीम अंसारी, जलाल अंसारी, बिलाल अंसारी और बारिक अंसारी। विवाद लॉकडाउन का पहले का है। एसडीओ हम लोग को दिया था जजमेंट, बोला कि इसे आपका पक्ष में आया है डिग्री। पेपर दिए थाना वाला को भी, सुबोध कुमार को दिए थे। हम लोग को थाना बुलाया था, बोला कि अगला पार्टी को भी बुला रहे। 2 दिन से घूम रहे थाना, लेकिन अगला पार्टी को बुला नहीं रहा। हम लोग को बोला ठीक है शाम में आओ, सवेरे आओ, शाम में आओ। 3 दिन तक जाते रहे हम लोग। अब हम लोग हरिया हथियार लेके आया था, रड लेके आया था, टांगी आपका बोल रहे कि चैन उंड लेके गया सब आया। मेरा छोटा भाई है, मंझला भाई है, बड़का भाई है, हम लोग का सभी का चोट लगा। नासिम अंसारी और मुश्ताक अंसारी का 6 बेटा था। शमीम अंसारी, बारिक अंसारी और सबका क्या नाम है, 6 बेटा है उनका। मुश्ताक अंसारी का, बिलाल अंसारी, शमीम अंसारी, नासिम अंसारी, जलाल अंसारी, ये सब है। हमारा साबल था और टांगी था, 2 जगह सर फाड़ दिया और हाथ क्रैक हो गया, यहाँ दर्द कर रहा बहुत। उसका घर का सब था, ऑल फैमिली था पूरा, लेडीज से लेके जेंट्स तक सब के हाथ में हथियार था। हम लोग का कोर्ट में डिग्री हो गया है, उसके बाद हम लोग का काम चालू किए हैं। हम लोग का सारा पेपर है। हाँ, मेरा पिताजी का डेट भी हो गया है। पूरा परिवार मिलके सर फाड़ के जान से। झारखंड में इन दिनों साइबर अपराधियों का हर दिन कहीं न कहीं से बड़ा फ्रॉड सामने आ रहा है, और इस बार रामगढ़ जिले के रामगढ़ प्रखंड के वीडियो का क्लोन चेक बनाकर साइबर अपराधियों ने 70,07,000 सरकारी रुपए उड़ा ले गए। इन अपराधियों ने अलग अलग राज्यों से इस वारदात को अंजाम दिया। 3 क्लोन चेक के जरिए बैंकों से निकासी की गई। चौथा चेक से भी निकासी की भी थी पूरी तैयारी। इन अपराधियों ने चौथा चेक वेस्ट बंगाल में डाला था, लेकिन बैंक मैनेजर ने वेरीफाई करने के लिए वीडियो से जानकारी ली तो वीडियो ने अपने चेक नहीं होने की जानकारी दी। तब जाकर मामला का पता चला। इस मामले में रामगढ़ वीडियो रिंकी कुजूर ने बताया कि क्लोन चेक के जरिए 70,07,000 रुपये की निकासी की गई। मेरा चेक मेरे पास ही है, यह बात मुझे बैंक मैनेजर से पता चली। मामले में रामगढ़ थाने में FIR दर्ज करवा दी गई है। रामगढ़ वीडियो की सरकारी खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है। साइबर अपराधियों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के क्लोन चेक के जरिए ही इस तरह का बड़ा बैंक फ्रॉड किया है। पैसा निकालने का चेक से निकला है, चेक की क्लोनिंग हुई है। वीडियो ऑफिस को जो चेक इशू हुआ था वो चेक अभी उनके पास ही है, लेकिन दूसरा चेक प्रेजेंट करके जो कि क्लोन चेक है, अपरेंटली हम लोगों को लग रहा है कि चेक का क्लोनिंग किया गया होगा, वो चेक क्लोन करके उस पैसे को विड्रॉ कर लिए हैं 3 अलग अलग जगह से। 2 चेक रायपुर ब्रांच में प्रेजेंट हुई थी और 1 चेक बेगूसराय ब्रांच में प्रेजेंट हुई थी। एक चौथा चेक भी प्रेजेंट हुआ था वेस्ट बंगाल में, जो कि डिटेक्ट हो गया और उसका पेमेंट रोक दिया गया। तो टोटल 4 चेक से फ्रॉड करने की कोशिश की गई थी, जिसमें से 3 में वो सक्सेसफुल हो गए और चौथा चेक पकड़ा गया। अपना परिचय? मैं सीनियर मैनेजर लीगल, बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या नाम? कल शाम में हमें बैंक के द्वारा बताया गया कि हमारे यहाँ से कोई चेक पास होने के लिए उनके पास गया हुआ है। तो हमने इंक्वायरी स्टार्ट किया, हम बैंक चले गए और वहाँ जाके पता चला कि उनके सामने इससे पहले भी 3 चेक प्रोड्यूस किए गए थे, है ना। और क्योंकि वो हमारा चेक नहीं था और हमारे द्वारा ना साइन किया गया था वो चेक,
तो हमने तुरंत वहाँ से डिटेल्स लेते हुए कल रात में ही थाने में FIR कर दिया गया। कुल कितने की निकासी हुई है? कुल 78 लाख 7,000 रुपीज़ है। कहाँ से निकासी हुई थी? ये आपका बेगूसराय से और 2 रायपुर से। बिहार में एग्ज़ाम हो और वो एग्ज़ाम सुर्खियां ना बटोरे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको याद होगा कि करीबन साल भर पहले बिहार में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दर्जनों लोग कॉलेज की छत पर चढ़कर चुटका पहुंचा रहे थे। उसके बाद बिहार टॉपर की कहानी तो आपको याद ही होगी, उसे भला कोई कैसे भूल सकता है। इस बार भी बिहार सरकार लाख दावे कर ले कि उनका एग्ज़ाम कदाचार मुक्त है, लेकिन इंटर एग्ज़ाम में हुई घटना ने सरकार के दावों को कली खोल कर रख दी है। दरअसल पूरे बिहार में इंटर की परीक्षा कड़ाई से ली जा रही है, पर भागलपुर के TNB कॉलेज केंद्र पर दूसरे के बदले दूसरे परीक्षा दे रहे 20 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि कड़ाई के बाद परीक्षा में पास कराने का नया तरीका आजमाया जा रहा है। परीक्षा पास कराने वाले गैंग के सदस्य छात्रों से मोटी रकम के बदले स्कॉलरों को अपने बदले परीक्षा में बैठाते हैं ताकि अच्छे नंबरों से परीक्षा पास कर ले। ये स्कॉलर दूसरे के बदले परीक्षा देते हैं, पर आज जब भागलपुर के TNB कॉलेज केंद्र पर चल रही इंटर की परीक्षा के तीसरे दिन दूसरे के बदले परीक्षा देने वाले ये स्कॉलर गैंग के सदस्यों को धर दबोचा गया है। TNB कॉलेज से कुल 20 मुन्ना भाई को पकड़ा गया जो स्कॉलर गैंग के मेंबर हैं, जो मोटी रकम लेने के बाद दूसरों के बदले परीक्षा देते हैं। पकड़े गए सारे छात्र दूसरे छात्र के बदले परीक्षा दे रहे थे। पकड़े गए छात्रों में संजीत कुमार, सतीश कुमार, संदीप कुमार, गगन कुमार, धर्मेंद्र कुमार, अमन कुमार, राकेश कुमार, सोनू कुमार, अभिषेक कुमार, आशीष कुमार है। ये सारे इंटर केमिस्ट्री के परीक्षा के दौरान पैसे के लोभ में दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे थे। 10 छात्र को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए छात्र इंटर की परीक्षा पास करने को एडवांस 10,000 रुपये लेते हैं। गहन जांच की है। आप जानते हैं कि हमारे जो शिक्षक उन पर काफ़ी दबाव होता है, बहुत सारे कार्य करने होते हैं, उनको भरना होता है, उसमें रंगना होता है। तो उन लोगों को कुछ संदेह हुआ, उन लोगों ने कहा कि सर लगता है कुछ, लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। हम लोगों ने गहन जाँच करवाई। आज खुद जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं उनके निर्देशन और निगरानी हम लोग मिल करके जांच करवाए। तो प्रथम पाली में 10 लोग पकड़ाए और सेकेंड पाली में फिर उनको हम लोगों ने जारी रखा और 12 विद्यार्थी जो दूसरे के बदले में परीक्षा देते हुए पाए गए। उन सबको जो है पुलिस हिरासत में भेज दी गई है। FIR की कार्रवाई की जा रही है और ऐसी कोई बात नहीं कि चूँकि हो सकता है कि और सेंटर की मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमारे सेंटर पर बहुत कड़ाई की जाती है और एक एक विद्यार्थी का जो है फ़ोटो उनके सिग्नेचर से और क्रॉस वेरिफिकेशन की जाती है। इसके द्वारा जो है जो विद्यार्थी दबाव में आकर के कह देते हैं कि जो है हम दूसरे के बदले में परीक्षा दे रहे हैं, उसको पकड़ा जाता है। हो सकता है कि इसमें और भी हो, लेकिन हमारे पास और कोई जरिया नहीं है। और जो फ़ोटो जो है वहाँ पर कंप्यूटराइज जो फ़ोटो होते हैं काफ़ी जो है ब्लर रहता है उसमें, तो कुछ विद्यार्थी को संदेह के आधार पर हम लोग पकड़ते हैं, देखते हैं, नहीं अगर लगता है तो उसको फिर छोड़ देते हैं। मतलब छोड़ के उनको जो कंफर्म हो जाता है कि यही दूसरे के बदले में बैठा हुआ, जिन्होंने स्वीकार कर लिया, सिर्फ उन्हीं को हम लोगों ने किया है। अभी तक कुल 22 विद्यार्थी पकड़ाए हैं आज, 10 प्रथम पाली में और 12 द्वितीय पाली में।